मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर के एक बस खाई में जा गिरी है। बताया यह जा रहा है कि इस बस में करीब 32 यात्री सवार थे। अभी तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, जहां राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ये बस हरिद्वार से चली थी। ड्राइवर और कंडक्टर की सीट को छोड़कर के बस में 28 सीटों की क्षमता थी। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के बताए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र अनुसार बस में 32 लोग सवार थे। तो ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ये तस्वीरों को ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, जिस कारण हम इस तस्वीरों को साफ तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। उत्तराखंड में ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। जानकारी जो मिल पा रही है उसमें अभी तक ये खबर सामने आई है कि इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई है। बस में करीब 32 लोग सवार थे और ये सभी यात्री ज्यादातर मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले बताए जा रहे थे। और इस पूरे मामले पर सीएमओ मध्य प्रदेश ने भी दुख जाहिर किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल जो भी यात्री अभी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उनको फिलहाल सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जाए। इसके साथ ही जानकारी जो मिल पा रही है बेहद दुखद है, जिसमें 22 लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है। तो बेहद दर्दनाक सड़क हादसा ये हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता की नई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद नुपुर ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर के पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव का अपमान किया जा रहा था। अगर मेरे महादेव का अपमान होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं कर पाई। और मैंने रोष में आकर के कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। इसके अलावा अपने दूसरे ट्वीट में नुपुर ने सभी मीडिया हाउस से अपील करते हुए कहा कि उनके घर का पता सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि इससे उनको और उनके परिवार को खतरा हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 50 साल के हो गए हैं और संयोग ऐसा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पौधारोपण किया। सीएम हमेशा पौधारोपण और पर्यावरण को लेकर के काफी ज्यादा सजग रहते हैं और इसके साथ ही लोगों को इसके लिए काफी ज्यादा प्रेरित करते हुए भी नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर की गौशाला में पौधारोपण करके समाज के पेड़ों को ना काटने का भी संदेश दिया है। सीएम अपने अधिकांश कार्यक्रमों में जहां भी जाते हैं वहां पौधारोपण जरूर करते हैं और वहीं आज विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर उन्होंने सभी से इस अभियान से जुड़ने की भी अपील की और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा संदेश भी लोगों तक पहुंचाया। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर 70% आबादी हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है और विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने
वन विभाग के साथ मिलकर के सभी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न किए थे। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, तो हमारे पास क्षमता मात्र 5 करोड़ वृक्षारोपण की ही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करने की क्षमता हम अर्जित कर चुके हैं। हमारी तो मान्यता यही रही है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो हमारे लिए औषधीय गुणों से भरपूर न हो, और उस सब के बावजूद वर्तमान में भौतिकता के पीछे जाने वाली मानवता किस हद तक जाकर के आज स्वयं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके कारण न केवल जीव सृष्टि के सामने बल्कि जीव और जंतु दोनों के अस्तित्व के सामने एक भारी संकट भी खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि का हो जाना, असमय सूखा पड़ जाना, और जो फसल चक्र है इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना, और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जोड़ना होगा। पवित्र गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के दोनों दायरों में इस प्रकार की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करना। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान भी किया है, और मैं आपका आह्वान करूंगा कि हम इसके साथ जुड़ें। सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी। हर एक कमिश्नरी में हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी है कि जो प्रोडक्ट किसान के यहां से आएगा उसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन कर देने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करेगी। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में महागठबंधन बैठक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की खामियां सामने रखी और केंद्र पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे और मौकों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। इस दौरान तेजस्वी ने संघ को भी आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में सरकार नागपुर से चलती है। विपक्ष की भूमिका लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को गोलबंद भी करने की है। सड़क से लेकर सदन तक हमने जातिगत गणना की लड़ाई लड़ी है और जिसमें सफलता भी हासिल की है। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने भी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा और अपने राष्ट्रध्वज जी को हम सलाम करते हैं कि इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार है। और लेफ्ट पार्टी के साथ साथ पूरे देश में पहला ऐसा रीजनल पार्टी होगा बिहार
कि कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं टेके। लालू यादव जिंदाबाद, और लालू यादव जिंदाबाद। महागठबंधन पूर्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बड़े मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने दिन रात खून पसीना बहा करके जी तोड़ मेहनत करके महागठबंधन को सत्ता में ला दिया था। लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता को हथियाने का काम किया गया। अब ये आरोप पत्र है, इसमें विपक्ष हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आईना दिखे कहां खामियां रही। और आरोप पत्र के पीछे एक बात लिखी हुई है, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। ये सच्चाई है, इससे कोई छुपा नहीं सकता। और हम आपको बता दें कि बाय इलेक्शन जो बौचहा का हुआ उसमें सभी लेफ्ट साथियों का, सीपीआई, सीपीएम, मालिक पार्टियों का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को, जो हमारे कैंडिडेट थे महागठबंधन के, ये जीत आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की और जनता की जीत थी। और 36,000 से हम लोग जीतने का काम किया। बिहार चुनाव में 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला और 1,56,00,000 12,000 एनडीए को वोट मिला, वो भी बेईमानी के बाद। अब हमको लगता है बौचहा चुनाव के बाद महागठबंधन का वोट 12,000 ज्यादा हो गया होगा, उनका घट गया होगा। लेकिन ताजुब है कि लोग सत्ता में हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई कल्पना किया था क्या कि सरकार झुकेगी? कोई कल्पना नहीं किया था। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। और हम सब लोग जब गोदबंद हो जाएंगे, जब जात पात से ऊपर होंगे, असमानता से ऊपर होंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, एक होकर के बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल जो है हम लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। और हम लोगों को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम लोगों को देने की जरूरत है। हम लोगों ने भी दिया। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, तेजस्वी के मन में, लालू जी के मन में केवल परिवार की बात होती, तो हम भाजपा से समझौता कर लेते, आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते। कौन रोक लेता? लेकिन नहीं, ना लालू जी झुके हैं, ना लालू जी का ये लड़का झुकने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। जहां तक लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। और लालू जी ने तो पूरा एक किताब ही लिखा है उन्होंने, गोपालगंज टू रायसीना हिल, वो किताब लिखा, उसमें तो पूरा आंदोलन का और अपने जीवनी का व्याख्यान किया है। वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि किस मुसीबत के घड़ी जो है लालू जी ने कैसे संघर्ष किया। उस दौर के जितने साथी थे उनके साथ, जेपीसी के अगुवाई में जितने उन्होंने नेता बनाए आज के दौर में, सब लोगों के बारे में। लेकिन बात में चर्चा चल रही थी कि भाई एक और अगुवाई थे जो आज कहां चले गए, क्यों चले गए? हम लोग तो कभी भगाए नहीं, खुद ही लोग भाग गए। अब क्या चीज का उनका महत्वाकांक्षा रहा, तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब निर्दय का बात आ रहा है, क्या है नहीं है, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो लोग सत्ता के लालच, अगर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना टेके और खुद ही चला जाए, तो इस पे
हम लोगों को कुछ नहीं कहना, वो आप लोग जो है सब समझदार लोग हैं, क्या है। तो इसमें तो जिस प्रकार से लोगों ने जकड़ के रखा है, तब दीपांकर जी हिम्मत की बात कर रहे थे, हिम्मत कितनी है नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार 19 लाख रोजगार तो दे देते जो खाली पद पड़ा है। हिम्मत होती तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो मांग लेते, विशेष पैकेज तो मांग लेते, चलो कम से कम इतना ही काम कर देते। तो हमको तो इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जो माहौल देश का जिस प्रकार से खराब हो रहा है, जिस प्रकार से संघ जो है पूरे देश को हाईजैक करना चाहता है, वो संविधान नहीं बल्कि बंच ऑफ थॉट किताब के आधार पे जो चलना चाहता है, इसकी लड़ाई हम लोगों को पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ेगा, तन मन धन लगा। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें कि सुशील मोदी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत फर्जी रिपोर्ट कार्ड है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी पहले लालू और राबड़ी का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जेपी के साथ विश्वासघात करने वाले लोग संपूर्ण क्रांति पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें और बताए उनके राज में क्यों बिहार अंधेरे में डूब गया था और लोगों के हाथ में लालटेन थमा दी गई थी। बिहार की सड़कें गड्ढों में बदल गई थी। बिहार के अंदर अपहरण ने उद्योग का रूप धारण कर लिया था। हजारों लोगों को बिहार छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लाठी में तेल पिलाकर अति पिछड़े समाज के लोगों को कमजोर तबके के लोगों को डराया जाता था, भयभीत किया जाता था। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और चरवाहा विद्यालय प्रारंभ हो गए। तो जिनके राज में बिहार एक अंधेरे युग में डूब गया, आप उनका रिपोर्ट कार्ड जारी करने की हिम्मत नहीं है। आज तो हमारी सरकार के कार्यकाल में गांव-गांव तक सड़कें बन गई, 24 घंटा बिजली है, गंगा नदी से लेकर सारे बड़ी नदियों पर महासेतु, बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में 5 सीटों के नतीजे लगभग तय माने जा रहे हैं। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो कई एक सीट को लेकर के महाविकास अघाड़ी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और शिवसेना में वार पलटवार का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। राज्यसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, 4 जो उसमें हमारे उम्मीदवार है महाविकास अघाड़ी के, वो 4 ही जगह पर महाविकास अघाड़ी जीत कर आई। जिस 6ठे सीट के बारे में सबके मन में शंका है, आशंका है, वो हमारे उम्मीदवार शिवसेना के, वो भी बहुत ही अच्छे मतों से जीतकर राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करे तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे है, ये भूलना मत। रात को शिवसेना के नेताओं ने तबेले में सोना छोड़ना चाहिए, अपने घरों से शांति से सोएंगे तो इस प्रकार का सपना नहीं गिरेगा। महाराष्ट्र में फिर से विधायकों को होटल में रखा जाए, होटल का इससे बड़ा विधायकों का अपमान कुछ नहीं। अपने विधायकों को नजरबंद करना, ये स्थिति महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर क्यों आई? अपने विधायकों पर भरोसा नहीं और नजरबंद करना, यही अपने आप में विधायकों का अपमान है। और वही चित्र स्पष्ट करता है अपने अपने दलों के नेताओं को, अपने विधायकों। कश्मीर में इन दिनों चरमपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के भी घेर रही है। ऐसे ही संजय राउत ने कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है।
और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है, और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी भी हत्या हो रही है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम हैं, अधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक हवलदार, डीवाईएसपी, एसपी रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देश में अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अमित शाह जी और मोदी की ये सरकार और साथ में जो गोदी मीडिया, ये तरह तरह की सारे हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने में मशहूर है। अफवाह फैलाना इन लोगों को ज़्यादा आते हैं, इसमें आदी भी है। लेकिन कश्मीर की जो ज़मीनी हकीकत, ये हकीकत बिखरल स्थिति पे है, ये हकीकत नाजुक स्थिति पे है, और ये सरकार माने या ना माने, हर दिन कश्मीर से पलायन हो रहे हैं और पलायन जारी भी है। इसमें ये प्रतीत होते हैं कि बड़े बड़े बात तो किए जाते, सदन के अंदर सदन की बाहर, गोदी मीडिया के चलते एक माहौल पैदा किया जाते कि कश्मीर आज़ाद हो गए क्योंकि 370 धारा और 35A 35A धारा को खारिज किया गया, इसका मतलब कश्मीर आज़ाद हो गए। कश्मीर में पहले जो पंडितों ने विस्थापित हुई थी, सारे इल्ज़ाम कांग्रेस पे थोपा गया था। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि आज किसकी गलती से, किसकी नाकामियों से आज कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से पलायन हो रहे हैं। हालात ऐसा हो गए कि आपको बैरिकेड लगा के पंडितों को रुकने का अभी नौबत आ गए। क्यों ऐसा हुआ? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार इन लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे। सरकार की जो नीतियाँ इसके गलती से, और कश्मीर पॉलिसी हिंदुस्तान की सरकार को सरासर व्यर्थ हो चुके हैं, सरासर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान भी जारी किया गया। पार्टी ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा का नाम लेते हुए ये कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा भी करती हैं। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से कई मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। बीजेपी का यह बयान तब आया जब
नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में हिंसा भड़की और भीड़ में पथराव भी किया गया। लेकिन जो ताजा अपडेट हमें मिल पा रहा है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है, जिसको लेकर के उसके बाद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर फिर भी किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगती हूं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।